सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि क्या केंद्र सरकार ने देश में एनआरसी लाने के लिए सीएए कानून को लागू किया है, क्योंकि अभी हमारे देश के कुछ विपक्षी नेता बिल्कुल यही दावा करते हुए इस कानून का विरोध कर रहे हैं और इस कानून को मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं। एनआरसी का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। यह भारत के नागरिकों का एक ऐसा रजिस्टर होगा जिसमें सभी वैध नागरिकों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा और इसमें अवैध शरणार्थियों की भी एक अलग से लिस्ट बनाई जाएगी। यानी यह देश के नागरिकों का एक रजिस्टर है जिसमें वैध रूप से इस देश में रहने वाले जो यहां के नागरिक हैं उनके नाम होंगे और जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनका नाम भी इसमें होगा। और फिलहाल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि अगर उनके राज्य में ऐसे किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिलती है जिसका नाम वहां की एनआरसी लिस्ट में नहीं है, तो वो असम में इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति होंगे, पहले नेता हो जाएंगे। और उनके इसी बयान के बाद देश में कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि सीएए का संबंध एनआरसी से है, जबकि ऐसा है नहीं। सबसे पहले आप असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का यह बयान सुनिए, जिसके बाद यह विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। का सपोर्ट करने वाला भी लोग असम में है, का विरोध करने वाला लोग भी असम में है। जैसे दोनों पक्ष का आर्गुमेंट है। असम का पहले भी एक कानून था, आईएमडीटी कानून। जब कोर्ट में गया था, कोर्ट ने फैसला लिया और कोर्ट ने ही वो कानून को रिपील किया। संसद में का पारित हो चुका है, का रूल भी नोटिफाई हो चुका है। जो भी लोग का विरोध करता है वो अदालत जा सकता है। असम का स्थिति और असम का हालत खराब ना हो और असम एक पीसफुल स्टेट बने रहे, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। असम में एनआरसी पहले से ही लागू है और वहां लोगों ने एनआरसी के लिए आवेदन दिया है और इसलिए असम में सीएए कानून के तहत लोगों को नागरिकता एनआरसी के आधार पर देने की बात चल रही है, यह बात कही जा रही है। लेकिन भारत में एनआरसी का सीएए से कोई लेना देना नहीं है और ये दोनों ही अलग अलग मुद्दे हैं। कैसे, अब आपको बताते हैं। सीएए कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुसलमानों को भारत की नागरिकता देने के लिए लाया गया है, जबकि एनआरसी अभी देश में आया भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कुछ विपक्षी नेता सीएए कानून को जो है वो एनआरसी का हिस्सा बता रहे हैं और पश्चिम बंगाल और केरल के बाद अब तमिलनाडु में भी डीएमके की सरकार ने यह ऐलान कर दिया है कि वो अपने राज्य में सीएए को लागू नहीं होने देंगे। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो यह भी कहा है कि मोदी सरकार लोकसभा चुनाव में वोटों का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए यह नया कानून लेकर आई है। और इससे भी बड़ी बात यह कि ममता बनर्जी कल से सीएए के खिलाफ एक आंदोलन शुरू करने वाली है। आगामी दिन बीजेपी जे अशांतिर खेला खेलবার চেষ্টা করছেন, আমি আপনাদের যুক্তি দিয়ে সেটা বোঝাবার চেষ্টা করব। রুলসটা কালকে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছে, আদৌ এটা বৈধ কিনা আমার সন্দেহ আছে, কোনো ক্ল্যারিটি নেই। 2019 সালে এনআরসির নামে আসামে 19 লক্ষ লোকের মধ্যে 13 লক্ষ বাঙালি হিন্দুকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। অনেক মানুষ দুঃখে আত্মহত্যা করেছিল। আপনারা যেই দরখাস্ত করবেন আপনাদের সব নাগরিকত্ব ক্যান্সেল করে দিয়ে, সব অধিকার ক্যান্সেল করে দিয়ে, এটা এনআরসির সাথে কানেক্টেড মনে রাখবেন, আপনাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে চলে যাওয়া হবে। এই দরখাস্ত করবার আগে বারবার ভাববেন, একবার নয় হাজার বার। আমরা মানছি না, আমরা মানব না। इसी तरह का एक कानून व्हाइट साउथ अफ्रीका ने बनाया था, तो महात्मा गांधी ने उस कानून को फाड़ दिया था। मैंने भी पार्लियामेंट में इस सीएए के उस बिल को फाड़ा था। तीसरी बात यह है कि अब 4 साल के बाद ये सरकार रूल्स बना रही है। मैं देश को ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने नहीं, मौजूदा अभी प्रेजेंट होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा था, मेरा नाम लेकर के, ओवैसी जी एनपीआर भी आएगा, एनआरसी भी आएगा,
कई टीवी के इंटरव्यूज में उन्होंने बात कही थी। हमने पश्चिम बंगाल से आपके लिए एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है जिसमें सीएए को मतुआ समुदाय के लोगों ने कैसे ऐतिहासिक बताया है ये आप देख पाएंगे, और यह भी कहा है कि इस कानून के लागू होने से उन्हें असल मायनों में अब जाकर आजादी मिली है, यानी कि उनकी आजादी तो अब आई है। पूरा देश तो 47 में आजाद हो गया था, उन्हें अब मिल रही है आजादी। और इसी रिपोर्ट में हम आपकी मुलाकात 79 वर्ष के बिधान रॉय से भी आज करवाएंगे जो 1988 में बांग्लादेश से भारत आए थे और उन्हें अब इस बात की खुशी है कि वो अपने जीते जी भारत के नागरिक बन पाएंगे। আগেও চেষ্টা করেছি, আগেও বহুত চেষ্টা করেছি, 30, 35, 36 বছর পর্যন্ত চেষ্টা করেছি, হয়নি। এটা যখন প্রাণীটাকে আমি অনেক খুশি। আপনি ভেবেছিলেন যে আপনার জীবনকালে এই দিনটা দেখে যাবেন? না, ভেবেতে পারিনি। এখন তো আমি জানলাম, এখন আমি খুব খুশি। मैं यहाँ पे आकर के पढ़ाई लिखाई किया, 8वीं तक पढ़ाई की, 8वीं से 10वीं तक पढ़ाई किया, ठीक है। अब बुढ़ापा आ गया, यही उम्मीद लेकर के हम लोग चल रहे थे, लेकिन आज वो उम्मीद में हम लोग खड़ा उतरेंगे कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। आपके आंख में आंसू आ रहे हैं? ये खुशी का आंसू है, क्योंकि इतना दिन से जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो उपेक्षा हुई है हम लोगों को, जो आपको बता नहीं सकते। ছোট ছোট ভাইপো ভাইজি ছিল, তাদের নিয়ে যখন যাই তখন আমাদের ওই রাইফেল দিয়ে যখন গুলিগুলো দেয় আমাদের কানের কাছে যায়, সেই দৃশ্যের কথা আমরা কোনোদিনও ভুলতে পারবো না। কানের কাছে যাচ্ছে আমার দাদারা, মারা, কে কোথায় আছে জানি না। আমার নিজের ভাই, তাকে আমার বাবার সামনে গুলি করে মেরে ফেলা হয় বাংলাদেশে। হ্যাঁ, তাদের মেরে ফেলা হয়, বাড়িতে আগুন জ্বালায় দেয়। আমরা তাই দেখে আমরা ছোট ছোট মানুষ আমরা দৌড়ে বাড়িতে বের হইছি। देखिए, हमारे देश में राजनीति ही ऐसी है कि कई बार मासूम लोगों की आवाज, उनका दुख राजनीति के शोर में खो जाता है, किसी को सुनाई नहीं देता। आज हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि मतुआ समुदाय के जो लोग अभी हमने आपको दिखाए, इनके आंसुओं की क्या कोई कीमत नहीं है? इनकी भावनाओं की क्या कोई कीमत नहीं है? क्या ये हमारे देश के लोकतंत्र का हिस्सा नहीं होने चाहिए? और इन लोगों की क्या गलती है, क्या दोष है इन लोगों का, और इन्हें भारत की नागरिकता आखिर क्यों नहीं मिलनी चाहिए? और जब मिल रही है तो फिर हमारे ही देश के कुछ लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? असल में इनके जो आंसू हैं, इनकी जो दुख भरी आवाज है, ये दब गई और ये लोगों तक पहुंची नहीं, क्योंकि हमारे देश में सिर्फ नेताओं की आवाज जनता तक पहुंचती है और नेताओं की आवाज बहुत ऊंची होती है, उसमें बहुत शोर होता है। और इसीलिए आज हम इन लोगों की आवाज आपके सामने लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि पूरा देश इन लोगों की आवाज सुने, पूरा देश इन लोगों के आंसुओं को देखे, इनके दर्द को समझे। इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष ने भी आज सीएए कानून का स्वागत किया है और कहा है कि इस कानून को भारत में बहुत पहले ही लागू हो जाना चाहिए था। इस कानून के ताल्लुक से मुसलमानों के दरमियान बड़ी गलतफहमियां हैं, उस गलतफहमियों को दूर किया जाना चाहिए। और मैं बताना चाहता हूं कि इस कानून से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। मैं मुसलमानों के दरमियान जो गलतफहमी पैदा हुई और गुज़श्ता सालों में देखा गया कि जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे हुए, धरने हुए, तो ये गलतफहमियों की बुनियाद पर थे। कुछ लोगों ने, पॉलिटिकल लोगों ने मुसलमानों के दरमियान गलतफहमियां पैदा कर दी गई थी, मगर अब बहुत हद तक तमाम चीजें दूर हो चुकी हैं और मैं ये चाहूंगा कि हिंदुस्तान का हर मुसलमान इस कानून का इस्तकबाल करे। अब आप जरा देखिए, अभी हमने आपको हमारे ही देश के कुछ मुसलमानों के प्रतिनिधियों की बात सुनवाई, कुछ आम मुसलमानों की राय आपको दिखाई। क्या ये मुसलमान नहीं है? क्या ये इस्लाम को मानने वाले लोग नहीं हैं? और क्या ये भारत के नागरिक नहीं हैं? और आप देखिए कि ये सारे लोग इस नए कानून का समर्थन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो नेता इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो शायद जनता के मूड को समझ नहीं पाए हैं। ये वो नेता हैं जो एयर कंडीशनड कमरों में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं या फिर अपनी राय दे देते हैं, लेकिन जमीन पर आम मुसलमान क्या सोच रहा है, शायद इन नेताओं को अभी ये पता ही नहीं है। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान से भारत आई
सीमा हैदर ने भी सीएए कानून के लागू होने का जश्न अपने घर पर मनाया है और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्होंने धन्यवाद दिया है। आपको बताते हैं कि हरियाणा से मनोहर लाल खट्टर की अचानक विदाई कैसे हुई है और यह विदाई अचानक हुई है या ये पहले से ही तय थी, यानी इसकी स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी थी। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मनोहर लाल खट्टर ने आज हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से अचानक इस्तीफा दे दिया और यह सब भी तब हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोहर लाल के इस्तीफे से सिर्फ 24 घंटा पहले हरियाणा के गुरुग्राम में ही द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए उनकी जमकर तारीफ की थी और कहा था कि मनोहर लाल ने हरियाणा के विकास के लिए दिन रात काम किया है और एक जमाने में वो मनोहर लाल के साथ मोटरसाइकिल पर रोहतक से गुरुग्राम आया करते थे। और इसीलिए अब लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा कि जब मनोहर लाल को इस्तीफा देना ही था, अगले दिन उनकी छुट्टी होने वाली थी, तो प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ 24 घंटा पहले उनकी इतनी तारीफ क्यों की। यानी सोचिए, आज आपकी इतनी जबरदस्त तारीफ हो रही है और अगले दिन आपकी छुट्टी हो जाती है। हरियाणा सरकार और विशेषकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को उनकी जो तत्परता रही है, मैं आज इसकी भी सराहना करूंगा। हरियाणा के विकास के लिए जिस तरह मनोहर लाल जी दिन रात काम करते रहे हैं, उसने राज्य में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर दिया है। और मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं। दरी पर सोने का जमाना था, तब भी साथ काम करते थे। और मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी, तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था, रोहतक से निकलता था और गुरुग्राम आकर के रुकता था। ये हमारा लगातार हरियाणा का भ्रमण मोटरसाइकिल पे हुआ करता था। और मुझे याद है उस समय गुरुग्राम में मोटरसाइकिल पर आते थे, रास्ते छोटे थे, इतनी दिक्कत होती थी। आज मुझे खुशी हो रही है कि हम भी साथ हैं और आपका भविष्य भी साथ है। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी अगर बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री की इतनी तारीफ अगर कर दें सार्वजनिक मंच से, तो वो मुख्यमंत्री तो शायद ये सोचेगा कि अब जीवन भर उसकी कुर्सी कोई हिला नहीं सकता, अब उसे जीवन भर के लिए अभय दान मिल गया है, वो अमर हो गया। लेकिन सोचिए, इतनी तारीफ के बाद भी 24 घंटे के अंदर ही मनोहर लाल खट्टर को बदल दिया गया। उसके 3 कारण हैं जो मैं आपको बता सकता हूं। और 3 कारण जो है, पहला ये कि मनोहर लाल के मुख्यमंत्री बने रहने से हरियाणा के जातीय समीकरण बिगड़ रहे थे और चुनाव से ठीक पहले ये जातीय समीकरण बिगड़ने की वजह से बीजेपी को नुकसान हो सकता था। दूसरा, मनोहर लाल के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ, क्योंकि वो 2 टर्म से लगातार मुख्यमंत्री हैं, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ काफी ज्यादा थी, जिसका लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान होता। और तीसरा, हरियाणा में मनोहर लाल के प्रति जाटों की नाराजगी, और जाटों के लगभग 25% वोट हरियाणा में है। ये 3 बड़े कारण रहे जहां प्रधानमंत्री मोदी पहले से ही ये जानते थे कि अगले दिन मनोहर लाल को हटाना है, और इसीलिए वो ये इंप्रेशन किसी को नहीं देना चाहते थे कि उन्हें इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि वो अच्छा काम नहीं कर रहे। इसलिए मोदी जी ने पहले उन्हें पूरा सर्टिफिकेट दिया, उनकी पूरी तारीफ की, ताकि कोई ये ना समझे कि उन्हें बड़ा बेआबरू करके यहां से हटाया गया है। कर्नाटक में कॉटन कैंडी और गोभी मंचूरियन में आर्टिफिशियल फूड कलर का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है, और यह खबर आपके और आपके परिवार के काम की है। अगर आपके परिवार में कोई गोभी मंचूरियन का बहुत शौकीन है या छोटे बच्चे कॉटन कैंडी खाते हैं, तो आपको यह खबर ध्यान से देखनी चाहिए। कर्नाटक ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और उसकी वजह यह है कि जो आर्टिफिशियल रंग इन चीजों में डाले जाते हैं, इनमें केमिकल्स होते हैं जिससे लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। और वहां कर्नाटक में इसे लेकर बहुत शिकायतें आ रही थी कि लोगों ने ये कॉटन कैंडी खाई या फिर गोभी मंचूरियन खाई और उसके बाद तबीयत खराब हो गई।
इसके बाद कर्नाटक सरकार ने अलग अलग हिस्सों से सैंपल्स लिए और उनकी जांच करवाई और जांच में यह पाया गया कि गोभी मंचूरियन के 171 में से 106 सैंपल्स में आर्टिफिशियल कलर मिला और कॉटन कैंडी के 25 सैंपल में से 15 में ऐसे केमिकल्स मिले जो आपके बच्चे की सेहत को खराब कर सकते हैं। अब इसके बाद कर्नाटक सरकार ने गोभी मंचूरियन और कॉटन कैंडी में आर्टिफिशियल कलर के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। इसका पालन नहीं करने पर 7 साल की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। कर्नाटक सरकार ने यह भी कहा है कि उनकी नजर अब कबाब जैसे खाने की दूसरे व्यंजनों पर भी है। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा आजकल कबाब खाते हैं और अगर कबाब में भी ये नकली रंग वाले प्रतिबंधित केमिकल्स पाए गए तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक सरकार इस तरह की कार्रवाई करने वाली पहली सरकार नहीं है। पिछले महीने गोवा, तमिलनाडु और पुडुचेरी ने भी कॉटन कैंडी बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब हम आपको जल्दी से आखिर में एक अनोखी शादी में लेकर चलते हैं। यह शादी किसी बड़े फिल्म स्टार या किसी बड़े खिलाड़ी या उद्योगपति की शादी नहीं है। यह शादी एक कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी की है, जिसकी आज न्यूज चैनल्स पर ना सिर्फ लाइव कवरेज हुई बल्कि यह शादी सोशल मीडिया पर भी आज ट्रेंड कर रही है। और इस शादी में बाराती कोई और नहीं बल्कि खुद पुलिस वाले थे, जिन्होंने इस गैंगस्टर को गंभीर अपराधों में गिरफ्तार किया था और जेल में अभी ये गैंगस्टर है। काला जाठेड़ी को वर्ष 2021 में गिरफ्तार किया गया था और यह बहुत ही कुख्यात और खतरनाक अपराधी माना जाता है और इस पर हत्या, अपहरण, लूट, डकैती और शराब की अवैध तस्करी के 76 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में अभी बंद है। बाद में उसने अदालत में लेडी डॉन अनुराधा चौधरी से शादी करने के लिए आवेदन दिया, जो कि उनकी पुरानी दोस्त है, और इस शादी के लिए उसे 6 घंटे की पैरोल मिली और आज 6 घंटे की इसी पैरोल पर इस गैंगस्टर की शादी जो है वो तिहाड़ जेल से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस में हुई और इस शादी की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने भारी इंतजाम किए थे। और बात सिर्फ शादी की नहीं है, इस गैंगस्टर को शादी के बाद गृह प्रवेश करने के लिए भी अदालत से कल के लिए 2 घंटे की पैरोल मिली है। लेकिन हरियाणा पुलिस की आपत्ति के बाद कोर्ट ने इस पैरोल पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है।